19 और आज का मतदाता टीवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट आशुष पांडे जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। जय श्री राम। नमस्ते आपको। आशुष पांडे जी बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं। थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट आज की वर्तमान समाज में हर क्षेत्र में उसकी बहुत ही सारी बातों की बहुत ही उसको वैल्यू दिया जाता है, बहुत ही सम्मान दिया जाता है। उसी कड़ी में सर जो हमारा न्यूज़पेपर है उसका लक्ष्य है कि आपकी बात को जनहित में पहुंचाया जाए और वित्त मंत्री सीतारमण जी तक भी आपकी बात पहुंचे हमारे माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आशुष जी, सवाल मेरा ये है, देश की वित्त मंत्री जी ने जो 1.5 महीना पूर्व लोकसभा में अपना आर्थिक बजट रखा था, 2025 का बजट रखा था, जो कि ध्वनि मत से पारित भी हो गया, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? कैसा लगता है बजट आपको? बहुत ही अच्छा बजट था और मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विकास भी कर रहा है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी और उनके पूरी टीम ने अथक प्रयास के बाद बहुत ही बेहतरीन बजट पेश किया। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के भारत की विकसित भारत बनाने के लिए जो हमारे मोदी जी का लक्ष्य है कि 2047 तक मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनेगा, उस पूरे विकसित भारत की रोड मैप इस बजट में दिखा और ये बजट बहुत ही सराहनीय, बहुत ही बेहतरीन बजट था। सर, 2 सवाल और भी था। जो बहुत दिनों से एक मध्यम वर्ग की मांग थी कि भाई 12 लाख मतलब उनको उनकी आय में टैक्स की छूट की मांग थी, तो जो 12 लाख और 12,75,000 नौकरी पेशा करने वालों के लिए जो छूट दी गई है, इससे हमारा जीडीपी या मध्यम वर्ग कितना आगे बढ़ेगा सर? ये बिल्कुल ही मध्यम वर्ग, स्मॉल कैटेगरी के जो लोग हैं, जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, जो छोटे कैटेगरी में 10-12 लाख साल के कमाते हैं, उनके लिए एक स्पेशल एग्जाम्पशन के रूप में माना जाएगा। एक स्पेशल बजट होगा क्योंकि इस बजट में 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तो जब 12 लाख रुपया किसी को एग्जाम्पशन मिलेगा, 12 लाख रुपये में 1 रुपया टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है कि वो खर्च भी करेगा हमारे देश की अर्थव्यवस्था में और उसके हिसाब से जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी कम नहीं होगी, जीडीपी बढ़ेगी तो लोगों की आय बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था में उनका कंट्रीब्यूशन होगा। उसके हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की जीडीपी ग्रोथ करेगी। सर, आपको याद होगा जब वित्त मंत्री जी ने ये कहा था कि भाई हम ये जो अगर हम 12,75,000 वाला सेगमेंट दे रहे हैं उससे 1 लाख करोड़ का राजस्व का घाटा होगा, तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या लगता है कि वो घाटे की भरपाई कैसे होगी, पूरी होगी? उस घाटे की भरपाई हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे देश के पास, हमारे देश के पास। अब देखिए, हमारी जीएसटी कलेक्शन बहुत ही फास्ट हो रही है। हमारी इनकम टैक्स की कलेक्शन भी बहुत बढ़ गए हैं हमारे कंट्री में। तो टैक्स के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू वो डेफिसिट आराम से फुलफिल किया जा सकता है और टैक्स कलेक्शन में पर ईयर हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी हो रही है। तो डेफिसिट का कोई कोई नहीं है, हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी और 12 लाख रुपया के एग्जाम्पशन से कहीं कोई डेफिसिट नहीं होगी। अच्छा सर, इसमें आपको लगता नहीं कि जो लोग मध्यम वर्ग के लोग हैं जो टैक्स बचाएंगे वो पैसा खर्च करेंगे तो उससे कुछ पर्चेजिंग करेंगे, तो इनडायरेक्ट वे में जीएसटी सरकार को मिलेगी? जीएसटी मिलेगा, इनकम टैक्स मिलेगा। इनकम टैक्स में भले ही एग्जाम्पशन मिल जाए, बट गुड्स एंड सर्विस टैक्स मिला है और भी कोई टैक्स है, कोई दूसरे काम कोई करते हैं, किसी को एसटीटी पे करना है, किसी को जीएसटी पे करना है, तो सरकार के पास टैक्स के रूप में किसी ना किसी रूप में पैसे, उससे ज़्यादा पैसा आ जाएगा। हाँ, उससे ज़्यादा पैसे जाएंगे और जाने ही है, इसलिए इससे कोई डेफिसिट नहीं होना है। अच्छा सर, एक वक्त था, अभी भी आज है, टैक्स के नाम पर, इनकम टैक्स के नाम पर हर नागरिक डरता है, लेकिन जब 12 लाख वाला स्कीम आने से हर कोई टैक्स भरना शुरू कर देगा तो नंबर ऑफ टैक्स पेयर की संख्या बढ़ेगी। नंबर ऑफ टैक्स पेयर की संख्या बढ़ेगी। पिछले 4-5 सालों में टैक्स पेयर की संख्या बहुत बढ़ी है बेसिकली। आज के देखो सर, क्या था पीछे कि लोगों के पास, जिसके पास पैन कार्ड होता था वो भी अपना रिटर्न नहीं फाइल करता था, था। लेकिन आज के डेट में
18 साल 20 साल जो भी जुआ है मैक्सिमम 50 से 60% लोगों के पास पैन कार्ड है और वो अपना इनकम टैक्स की रिटर्न भी फाइल करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ेगी। एग्जेम्पशन के कारण लोग रिटर्न भी फाइल करेंगे, टैक्स पेयर की संख्या भी बढ़ेगी और उनको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। आप कोई लोन लेने जाते हैं, आपको होम लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए या किसी भी तरीके से कोई इकोनॉमिक बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसमें इनकम टैक्स रिटर्न की वैल्यू होती है, भूमिका बड़ा महत्वपूर्ण होती है। तो वो मुख्य धारा में आ जाएंगे। तो मुख्य धारा में वो आ जाएंगे। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ देखा जाता है, मैं आपका राय लेना चाहता हूँ कि जो पहले लोग एफडी करते थे जी, सेविंग करते थे जी, इंश्योरेंस करते थे, क्या उसका कुछ चलन अब कम होगा? क्योंकि कोई उनसे बेनिफिट तो मिलने वाला है नहीं। अब चलन कम तो नहीं होगा। देखिए, इंश्योरेंस आज भी लोगों की नीड है। एफडी आज भी ट्रेडिशनल लोग करा रहे हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकते। बशर्ते कि आप ये भी देखते हैं कि आजकल हमारी युवा पीढ़ी काफी शिक्षित हैं। लोग शेयर मार्केट से लेकर डिफरेंट सिनारियो हैं उनके साथ, जहां से वो क्विक मनी अर्न करना चाहते हैं एफडी से ज्यादा पैसा कमाने के लिए, और एफडी से ज्यादा रिटर्न भी उनको मिलेगा। म्यूचुअल हो गया, सिप हो गया। एफडी में आज किसी भी बैंक में आप चले जाइए 6%, 7%, 8% से ज्यादा रिटर्न कोई नहीं देता। बट आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप एसआईपी करते हैं, सिस्टमेटिक इनकम प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मिनिमम आपको 10 से 12% की कंपाउंडिंग रिटर्न आ जाते हैं। तो जो युवा पीढ़ी है, जो शिक्षित लोग हैं, वो अब एफडी से धीरे धीरे डाइवर्ट होकर के जो हमारे स्कीम्स हैं, मतलब बेहतरीन स्कीम्स हैं, उनकी तरफ, म्यूचुअल फंड्स हो गया, इक्विटी हो गया, और भी डिफरेंट इनकम के स्कीम्स हैं, उनकी तरफ वो डाइवर्ट हो रहे हैं। तो मतलब आपका कहना यह है कि सरकार को भी फायदा है और जितने भी नागरिक हैं उनको भी फायदा है। बिल्कुल, दोनों लोगों को। जो बजट आया, इस बजट से नागरिक को तो फायदा है ही और सरकार को कोई घाटा भी नहीं है, कोई डेफिसिट नहीं है। और इसलिए इस बजट को हमने कहा कि सराहनीय बजट है। सर, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो देश को किस दिशा में लेके चल रहे हैं? जैसा कि आपने कहा विकसित भारत की ओर, तो किस दिशा में लेके चल रहे हैं? अब आज के डेट में आप देखिए सर, पहले कितने हाईवे बनते थे। आज के डेट में मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी ऐसा सिटी नहीं है जो हाईवे से न जुड़ा होगा। तो ये एक सबसे पहले विकसित भारत के लिए क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी कंट्री को विकसित बनाने के लिए सबसे पहला उसका लक्ष्य होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। तो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर का फर्स्ट पार्ट क्या है? सड़कें और कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी चीजें, एवरीथिंग। आप देखिए, स्वच्छता अभियान, बुलेट ट्रेन आ रही है, चलाया, बुलेट ट्रेन आए। उसके बाद फिर मोदी जी ने अब टॉयलेट्स बनवाना स्टार्ट किए स्वच्छता अभियान के तहत। आज रेखा गुप्ता जी हमारे दिल्ली में है, देख रहे हैं, महिलाओं के सम्मान की बात कर रही हैं। 2500 रुपये महिलाओं को दे रही हैं। हेल्थ के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे, जमुना की सफाई के नाम पे बहुत सारे बजट को आवंटित किए गए। तो ये जो सरकार है, हमारी बीजेपी की जो सरकार है, ये बहुत ही बेहतरीन करके और 2047 तक विकसित भारत के लिए अपना रोडमैप बना रहे हैं और 2047 में भारत विकसित होगा। सर, वित्त मंत्री जी का बहुत सारे बजट आए, क्या उनमें से ये सबसे बेहतर बजट है आपको लगता है? बेहतर बजट, वित्त मंत्री का जो भी बजट है, जितने भी बजट आए, ये बजट विकसित भारत के रोड मैप को देखते हुए सबसे बेहतर, एक बेहतर और विकसित बजट के रूप में पेश किया गया। राइट सर। आशुतोष पांडे जी, बस 5 मिनट आपका और लेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल है, इस बजट के अंदर निवेश, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, सौर ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान के साथ साथ एमएसएमई सेक्टर को बहुत मजबूती से व्यवस्था की गई है। देखिए, आज के डेट में जो लोन लेना चाहते हैं न्यू स्टार्टअप स्कीम में, प्रधानमंत्री लोन स्कीम में आज 1-1 करोड़ लोगों को फंडिंग दिया जा रहा है बिजनेस करने के लिए। अब इससे बड़ा भारत की सौभाग्य क्या होगी कि जो लोग भारत में रह रहे हैं उनको बिजनेस करने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से इतनी अच्छी तरह की सुविधा, इतनी अच्छी इकोनॉमी हो रही है। उस इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए, बिजनेस करने के लिए इतने ऑफर दिए जा रहे हैं, इतनी चीजें किए जा रहे हैं। तो जीएसटी आया, जीएसटी से हमारा देश पारदर्शी बना, डायरेक्ट इनकम टैक्स की कलेक्शन भी बढ़ी, जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ रही है। तो हम चूंकि बिजनेस देश में लोग बिजनेस करेंगे और बिजनेस जैसे जैसे ग्रो होगा वैसे वैसे इकोनॉमी भी हमारी ग्रो करेगी।
तो सर जो एमएसएमई सेक्टर है आशुतोष जी, एमएसएमई सेक्टर में सर चाहे वो लोन लेने की क्षमता हो या टैक्स की छूट की हो या टर्नओवर की हो, सबको बढ़ाया गया। सबको बढ़ाया गया, राइट। सारे दायरे को बढ़ाया गया, तो मैक्सिमम 500 करोड़ कर दिया गया। मैक्सिमम 500 करोड़। और ये देश की रीढ़ की हड्डी भी है, आप मानते हैं? बिल्कुल बैकबोन है, एमएसएमई बैकबोन है देश के। राइट। तो सर इसमें जो 45 डेज वाला जो एक कॉलम रखा गया है उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? 45 डेज के अंदर जो पेमेंट नहीं करेंगे तो डिसअलाउ हो जाएगा। वही चीजें मैं बता रहा हूँ कि देखिए थोड़ा सा ड्यूरेशन जो भी है 45 डेज, पहले 60 डेज भी था, अब 45 डेज है कि 45 डेज के अंदर में कोई भी डेटर्स हो, कोई भी क्रेडिटर्स हो, आपको रिपे करना है विद इन 45 डेज। यस, विद इन 45 डेज। तो 1.5 महीने का टाइम किसी भी पेमेंट सिस्टम के लिए सही रहता है। और दूसरी इससे सर हमारा हाँ एमएसएमई सेक्टर का साइकिल रुकेगा नहीं। हाँ, सर्कल जो है, लिक्विडिटी जो है, रुकेगी नहीं। एमएसएमई में जो लिक्विडिटी होगी, लिक्विडिटी सर्कल सर्कुलेट होता रहेगा और बिजनेस की सर्कल उससे और मजबूत होगी। तो ये दोनों काम जो है एमएसएमई सेक्टर के लिए एमएसएमई सेक्टर बेहतर है। एक बड़ा सवाल जिसके लिए सर मैं आपके पास आया हूँ, बताएं सर। वित्त मंत्री जी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, पूरी टीम होती है। तो उन्होंने ये जो बजट बनाया, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट आशुतोष पांडे जी कुछ उसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे कि इस बजट में अगर ये चीज हो जाता तो ये बजट और बेहतर होता? नहीं, मेरे हिसाब से तो बजट बेहतरीन है और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के सारी चीज़ें, देखिए रेलवे, इंफ्रा, इसके अलावा और भी चीज़ें, चाहे वो शेयर मार्केट की चीज़ें हो, चाहे वो फाइनेंस की चीज़ें हो, सभी जगहों पर वित्त मंत्री ने फोकस किया। तो फर्दर देखिए 28% जो है सर, आपको लगता नहीं थोड़ा ज़्यादा है जीएसटी कुछ गुड्स पे? स्कूटी पर 28% नहीं होना चाहिए सर। नहीं, वो ठीक है, वो धीरे धीरे देखिए भारत सरकार धीरे धीरे वित्त मंत्री जी अपनी बीच में नोटिफिकेशन से, सर्कुलर से कम भी करती रहती हैं बजट रेट जीएसटी के। तो वो कोई मुद्दा नहीं है। 28%, 18%, 12%, 5%, जहाँ जैसा है स्थिति उसके हिसाब से कुछ कहीं एग्जम्पशन भी दिए जा रहे हैं, कहीं टैक्स रेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो वो चीज़ें बिल्कुल ही सही है। 28% कोई ज़्यादा नहीं है। इस तरीके से अगर हम कुछ चीज़ों में कम कर दें सर, मोटरसाइकिल स्कूटी भी अगर कम कर दें, होना चाहिए, कर ही रही हैं, होना भी चाहिए और कर रही हैं वो। और जो भी डेली यूज की गुड्स हैं या और भी जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, उनके टैक्स में, जीएसटी में रिलीफ मिलना लाजमी है और कर भी रही है। हाँ, कर भी नहीं सर, आपकी बात पहुंचेगी तो शायद नेक्स्ट बजट में इसका कहीं ना कहीं परिणाम आएगा सर। बिल्कुल राइट। अच्छा, इसके साथ एक सवाल और भी था सर कि जो जीएसटी का ट्रिब्यूनल अभी तक नहीं बना, बनना चाहिए। बहुत सारा विवादों में है, बनना चाहिए जीएसटी का ट्रिब्यूनल बनना चाहिए और बन भी रहा है, उसके लिए काम भी हो रहा है। देखिए इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल है, जीएसटी में भी ट्रिब्यूनल का गठन हो गया है, अभी प्रॉपर तरीके से एक्टिव नहीं है, लेकिन वो भी एक्टिव हो रहे हैं एक्टिव। जीएसटी में भी अपील हो रहा है, अपील के बाद फिर अगला जो सेगमेंट होता है किसी भी टैक्स अथॉरिटी की, वो ट्रिब्यूनल होता है। तो ट्रिब्यूनल का गठन हो गया है और मुझे उम्मीद है उसकी अभी कार्यविधियां स्टार्ट नहीं हुई। जल्दी अगर वो स्टार्ट हो जाएगी सर, हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से जो पैसा विवादों में है वो चलन में आ जाएगा, वो जल्दी एक्टिव होगा और चलेगा, मतलब होगा। राइट। बस 2 मिनट और आशुतोष पांडे जी कि आपको लगता नहीं कि जो पार्टनरशिप फर्म का जो टैक्स है वो काफी ज्यादा है कंपनी एक्ट के मुताबिक? 30% के बाद 31-32% जाता है। पार्टनरशिप फर्म का ज़्यादा है और नेक्स्ट बजट में हो सकता है कि उसको 22%, 23%, 25% या आप चाहते हैं कम हो? किया जाए। मैं चाहता हूँ कि 25% हो जाए। वो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। और देखिए होता क्या है ना कि हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने का सोर्स टैक्स ही है जी। तो जो लोग ज़्यादा कमाते हैं वो ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। और इस बार सर जो बड़े टैक्स पेयर हैं उनको भी छूट दिया गया, और उनको भी छूट दिया जा रहा है। तो बड़े छोटे सबको देखते हुए बजट बनाया जाता है और टैक्स के रेट को डिफाइन किया जाता है। तो मेरे हिसाब से टैक्स के रेट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। राइट सर, बिल्कुल लास्ट सवाल है सर, जो हमारा स्टार्टअप है, देश की रीढ़ की हड्डी इस बार बनाई गई है। बिल्कुल स्टार्टअप, लेकिन उसमें एक सर सवाल ये है कि 1000 में से 10 स्टार्टअप ही चल पाते हैं क्योंकि उनको लोन दिया जाता है और बगैर किसी सुरक्षा मानक के। तो 10 चलते हैं तो बाकी का पैसा डूब जाता है, जनता का पैसा है। तो स्टार्टअप वालों के लिए कुछ आप दिशा निर्देश करेंगे कि वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर रखें? एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर मैं ही कहूँगा
कि जितना उनको नीड है फाइनेंस की उतनी फाइनेंस लें। जैसे कहा जाता है ना कि जितनी चादर है उतनी पैर पसार। यस। तो उसके हिसाब से अपने फाइनेंशियल नीड के हिसाब से वो चीज़ों को मैनेज करें और ईमानदारी से अगर स्टार्टअप में लोग काम करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत स्कोप है स्टार्टअप। सर कॉपिंग कर लेते हैं और कॉपिंग के बाद जो है पैसा का मिसयूज हो जाता है। मिसयूज होता है और बाद में वो रिपे नहीं कर पाते किसी के, नहीं कर पाते। तो एक बैंकों के लिए भी संकट है और लोगों के लिए भी संकट है। तो सजेशन सुझाव यही है कि लोग मिस यूटिलाइज न करें मनी को, अपने हिसाब से ईमानदारी से यूटिलाइज करें और एक फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर रखें। और फाइनेंशियल एडवाइजर भी रखें जो प्रखर हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं फाइनेंस के मामले में, जो ज्ञाता है, वो फाइनेंशियल एडवाइजर उनको रखना चाहिए। तब जाके स्टार्टअप जो है डूबेगा नहीं, सफल होगा, सफल होगा स्टार्टअप। सर एक सवाल मेरा और भी था कि अल्टीमेटली जो है इनकम टैक्स में बहुत सारे प्रावधान किए हैं। अगर हम लोग बात करेंगे जी। तो 24 घंटा बीत जाएगा, लेकिन जो उसका फेसलेस सिस्टम है उसमें कैसा लग रहा है? फेसलेस सिस्टम कितना अच्छा है? देखिए, प्रैक्टिकल है? भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए आपको फेसलेस होना पड़ेगा सभी जगहों पे। तो फेसलेस सिस्टम बहुत ही अच्छा है। और इसमें क्या है फेसलेस में कि आपको सारे रिप्लाई ऑनलाइन करना है, आपके समय की भी बचत होती है। समय की बचत, आप अपने कंप्यूटर पे ही हियरिंग कर सकते हैं, आप कंप्यूटर से ही अपनी रिप्लाई सबमिट कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है डिपार्टमेंट में। तो ये देश की पारदर्शिता के लिए, पारदर्शिता और बुनियादी ढांचा को स्ट्रॉन्ग कर रहा है फेसलेस। राइट, अच्छा सिस्टम है ये, अच्छा सिस्टम है फेसलेस, अच्छा सिस्टम। ओके सर। अच्छा, जो इसके अंदर इस बजट में क्या बात और है कि जो 4 साल तक रिटर्न भर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा बताएंगे जनता के लिए कि जनता अगर 4 साल तक रिटर्न नहीं भरी है तो भर सकती है? और देखिए उसमें रूल है, जैसे जो रूल है कि 4 साल तक रिटर्न आप भर सकते हैं, उसमें आपको टैक्स पे करना जरूरी है। आपको प्रॉपर इनकम डिक्लेयर करना पड़ेगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि वैसे अपनी रिटर्न फाइल कर दें तो वो नहीं होगा। टैक्स पे जो ईमानदारी से टैक्स पे करना चाहता है वो भर सकता है। जी सर, सवाल मेरा यही था कि जो इस बार बजट में घोषणा की गई है कि जिन लोग 4 साल तक रिटर्न नहीं भरे वो भर सकते हैं, तो थोड़ा उनका बताइए। फायदा है, देखिए एक कंप्लायंस भी फुलफिल होगा। लोगों के जो लोग छूटे हैं, छूट गए रिटर्न भरने से, रिटर्न अपना फाइल करने, बशर्ते कि उनको टैक्स पे करना हो, देश को नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करना हो, तब वो अपने रिटर्न भरे। वैसे वो नहीं फाइल कर सकते एज पर रूल। सर मोदी जी देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं। आपकी मुख्यमंत्री जस्ट अभी कई वर्षों के उपरांत भाजपा दिल्ली में आई है, तो इनसे कुछ अपील करना चाहेंगे आप दिल्ली निवासियों के हित के लिए? दिल्ली निवासियों के हित के लिए हमारी मुख्यमंत्री खुद ही कर रही हैं। जमुना की साफ सफाई में लगी हुई हैं जी। जो एयर पॉल्यूशन है उसको भी ठीक कर रही हैं। हेल्थ, एजुकेशन, सभी जगहों पे मैडम फोकस कर रही हैं। तो अपील बस यही है कि फोकस करते रहें मैडम, बाकी तो चीजें ठीक हो जाएगी। नहीं, अब तो बहुत बेहतर होगी, बहुत बेहतर। ये डबल इंजन की सरकार आ गई, डबल इंजन की सरकार भी, और बहुत बेहतर होगी। बजट की आवंटन भी है, काम भी बेहतरीन होगा। जी। भारतीय जनता पार्टी की मैं भी खर्च करता हूँ सीए प्रकोष्ठ में। अच्छा, बीजेपी सीए प्रकोष्ठ का नॉर्थ ईस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का सीए सेल का मैं कन्वीनर हूँ। ओके। तो एज ए कार्यकर्ता मैं खुद चाहता हूं कि और हमारे पार्टी में कभी कोई इस तरीके का है नहीं कि विकसित ना हो, विकास ना हो। सर इस बार तो बजट भी बहुत अच्छा आ गया। बजट भी अच्छा आया, प्रॉपर विकास भी होगा और दिल्ली का भी बजट बहुत बेहतरीन रहा और दिल्ली में अब जबरदस्त काम होने वाला है। सर जो लक्ष्मी नगर है या फिर बिहार है, निर्माण बिहार है, यहाँ पे जो ग्रीनरी है वो एक तरह से समाप्त होती दिख रही है। तो मैडम से, चूंकि अब आप तो बीजेपी के एक अंग हैं, तो कुछ अपील करेंगे भाई यहाँ ग्रीनरी फोकस किया जाए? कर रही हैं बिल्कुल, हमें अपील करने की नीड भी नहीं है। देखिए पहले तो कुछ था ही नहीं, अब तो ग्रीनरी शुरुआत हो गई है। हाँ, शुरुआत हो गई है और मुझे लग रहा है कि प्रॉपर ग्रीनरी हो जाएगी। ट्री प्लांटेशन के लिए भी मैडम ने बजट किया, और बजट ये जो यमुना की सफाई वगैरह, जमुना की सफाई, ट्री प्लांटेशन, जमुना पे फ्रंट रिवर और ये सब भी चीजें बनने वाली है अपना। अच्छा सर, एक सवाल मेरा युवाओं के लिए है आपको लेके। आपका प्रोफेशन बहुत ही सम्मानित है, कोई रिजर्वेशन नहीं है और कहीं कोई चीटिंग नहीं है। अगर योग्य हैं, अगर आप पढ़ाई लिखाई में अव्वल हैं, तभी आप बनेंगे। तभी बनेंगे। तो सर आपको कौन सा ड्रीम था
कि नहीं नहीं मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है? हम लोग तो कम उम्र में आप बिहार चार्टर्ड से- अकाउंटेंट बन गए? बिहार से हम लोग निकले थे, जी। तो हमें पता ही नहीं था कि हमें क्या बनना है। जब हम पढ़ते थे 11th और 12th क्लास में, हमने कॉमर्स लिया, तो एक मेरे गुरु थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा कॉमर्स की जो सबसे अच्छी पढ़ाई होती है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की होती है। तो हमने इसीलिए उसको सेलेक्ट किया और उसी के हिसाब से अपने कर्तव्य पथ पर चलते चलते जल्दी हम लोग सीए बन गए। 3 साल 3.5 साल में हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। जी जी जी। तो किसी का ड्रीम था, माता पिता का या किसी दोस्त का? किसी नहीं, का? अपना ही ड्रीम था। माता पिता का तो आशीर्वाद आशीर्वाद और गाइडेंस रहता ही है, जी, बट जी। ड्रीम अपना था कि जो इस फील्ड का सबसे बेहतरीन कोर्स होगा वही हमें पास करना है, वही करना है, इसलिए हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। सर मैं आपका फाइनल कमेंट चाहूंगा कि ये बजट विकसित राष्ट्र की तरफ अग्रसर विकसित है। भारत के बजट है, मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत 2047 तक विकसित भारत हो जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट आशुतोष पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे बात करेंगे। नमस्कार। थैंक यू।